नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का मुद्दा बांग्लादेश संकट के ऊपर मैं एक लेक्चर ले रहा हूं और बांग्लादेश का मुद्दा इंटरव्यू की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जितने भी 2025 में हमारे साथी इंटरव्यू देने जाए तो बांग्लादेश के संबंध में एक एक पॉइंट की जानकारी और बिल्कुल एक अपने अंदर आप लोगों को बांग्लादेश संकट के ऊपर एक स्टोरी क्रिएट कर लेना है कि किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इस 100% में गारंटी देता हूं कि बांग्लादेश से प्रश्न इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है वो बांग्लादेशी से लगती है। दूसरी बात, अवैध प्रवासियों की जो समस्या भारत देश में जो सामना कर रहा है उसकी सबसे ज्यादा बांग्लादेशी से अवैध प्रवासी भारत में आते हैं और कुछ म्यांमार से भी कुछ संख्या में आते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बांग्लादेश संकट एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से एक पूरी क्लास जो भी स्टूडेंट 2025 में यदि देने जाते हैं इंटरव्यू तो एक एक पॉइंट तैयार करके जाना है क्योंकि आप किसी भी मुद्दे में उस वहां फंस ना जा सके। तो ठीक है, बांग्लादेश संकट, सबसे पहले हम लोगों को इसका एक इतिहास जान लेना है कि आखिर बांग्लादेश की उत्पत्ति देश की कब हुई और क्या वो स्थिति थी जहां बांग्लादेश अस्तित्व में आया देश। तो हमारा बांग्लादेश पड़ोसी देश है। तो सबसे पहले एक साधारण जानकारी है कि 4096 किलोमीटर की भारत देश की सीमा लगती है। ठीक है, सबसे ज्यादा देशों में जो हमारी पड़ोसी देशों से भारत देश की सीमा लगती है वो बांग्लादेशी से लगती है। तो पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया। तो बांग्लादेश का अस्तित्व 1971 जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती जी इंदिरा गांधी जी थी उनके द्वारा आंतरिक हस्तक्षेप किया गया। जो भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए बांग्ला मुक्ति मोर्चा जो एक अभियान चलाया जा रहा था वहां के युवाओं द्वारा, तो उनमें साथ में सहयोग करके अलग अलग दो पूर्वी और पाकिस्तान नाम के दो देश थे। तो वो पहले आप समझ लें। जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है वो था पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, और जो अभी बांग्लादेश वर्तमान में देश है ये था पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ पे आप लोग पूर्वी पाकिस्तान में जनसंख्या ज्यादा थी, पश्चिमी पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान के मुकाबले जनसंख्या कम थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो राजनीतिक केंद्रीयता रहती थी वो पश्चिमी पाकिस्तान में रहती थी। इसलिए यहाँ की जनता में असंतोष था पूर्वी पाकिस्तान में कि यहाँ पे कोई विकास कार्य के लिए या कोई राजनीति केंद्रीयता ज्यादा यहाँ बनी हुई है, कोई मतलब विकेंद्रीकरण नहीं किया जा रहा है या इनको अधिकार राजनीति के क्षेत्र में नहीं सौंपे जा रहे हैं पूर्वी पाकिस्तान को। इसलिए बांग्ला आप लोगों को एक याद रह जाए तो ये नाम ज्यादा याद रखना है, बांग्ला मुक्ति मोर्चा संग्राम। ठीक है, ये आपको याद रह जाए तो ठीक है और ना रह जाए तो कोई बात नहीं है। इन लोगों ने अभियान चलाया मुक्ति के लिए पश्चिमी पाकिस्तान से, लेकिन इन लोगों के अभियान को पश्चिमी पाकिस्तान की जो सरकार थी उन लोगों ने बड़ी क्रूरता से दमन किया और सामूहिक हत्याओं का दौर चला। उस समय के जो नायक के रूप में पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1970 में चुनाव होते हैं और जो बांग्ला मुक्ति अभियान के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। ठीक, ये बाद में 1971 के बाद 1975 तक ये प्रधानमंत्री बने बांग्लादेश के, स्वतंत्र बांग्लादेश के देश के। तो इनकी 1975 में मृत्यु हो जाती है, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान जो वर्तमान अभी प्रधानमंत्री थी शेख हसीना उनके पिताजी थे। अब आप लोगों को एक और बात समझनी है कि यहाँ पे आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी जो भारत देश को हस्तक्षेप करना पड़ा और अलग से एक स्वतंत्र देश की स्थापना की गई। तो 1970 में चुनाव होते हैं पूर्वी पश्चिम पाकिस्तान में, लेकिन बहुमत ज्यादा पश्चिमी पाकिस्तान को मिलता है, वो पूर्वी पाकिस्तान को मिलता है। पश्चिमी पाकिस्तान वाले नेता पूर्वी पाकिस्तान को सौंपने के लिए अधिकार या राजनीति के क्षेत्र में जो भी बड़े पद हैं वो तैयार नहीं थी। इसलिए उन्हें दमन किया, उत्पीड़न किया और जनता को जबरदस्ती दोबारा चुनाव के लिए प्रेशर। तो यहाँ से एक मुक्ति संग्राम चालू होता है और 1971 में हमारी श्रीमती गांधी जी के द्वारा हस्तक्षेप के द्वारा स्वतंत्र एक बांग्लादेश अस्तित्व में आता है। 1971 में
हमारा जो भारत पाकिस्तान एक युद्ध भी कहा जाता है, तो ये युद्ध की स्थिति ऐसी थी जो स्वतंत्र बांग्लादेश के लिए हमारे देश के द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। तो पहली बात तो हम लोगों को समझ लेना है कि 1971 में हमारा हस्तक्षेप वो अस्तित्व में आया बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर की हमारी उससे सीमा लगती है, और वर्तमान जो मुद्दा फंसा हुआ है वो हमारे यहाँ राजनीतिक शरण लिए हुई है शेख हसीना जी। ठीक है, इनको भागना पड़ा है अपने देश से और राजनीतिक शरण भारत देश में अभी लिए हुई है। तो अब इसका मुद्दा हो गया कि सबसे ज्यादा अवैध प्रवासियों की, बॉर्डर में सुरक्षा संबंधी अवैध गतिविधियों और अवैध तस्करी की, ये सबसे ज्यादा चुनौतियां बांग्लादेश को भारत देश की रहती हैं। तो आप लोगों को याद क्या करना है, याद रखना है इंटरव्यू के हिसाब से कि चुनौतियां क्या है, ठीक है, और इनके समाधान क्या है। अब सबसे ज्यादा आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा अल्पसंख्यक हमले, जो भी वहां पे केवल आप लोग वहां के अल्पसंख्यकों के रूप में हिंदू बस को नहीं देखना, क्योंकि आप लोगों की गहराई उत्तर में जब आती है, जब अल्पसंख्यकों के हमले में आप हिंदू ले लेंगे, वहां पे ईसाई ले लेंगे, बौद्ध ले लेंगे, सिख ले लेंगे, तो सारे छोटे छोटे मतलब किसी न किसी अनुपात में कुछ ये समूह वहां पे उपस्थित है। तो अभी वर्तमान में जैसे ही निष्कासित किया गया है वर्तमान सरकार को बांग्लादेश की, और वहां अंतरिम सरकार का गठन किया है, तो मैं आप लोगों को एक और बता दूं कि जो वर्तमान वहां के प्रधानमंत्री हैं हमारे मोहम्मद यूनुस, वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं, तो वो अभी वर्तमान में पीएम है वहां की अंतरिम सरकार की। तो आप लोगों को याद रखना है मोहम्मद यूनुस, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान ये वहां के राष्ट्रपिता मान लो, ठीक है, या मुक्ति संग्राम के नेता, और चौथा नाम है अपना शेख हसीना का तीसरा नाम। ये तीन चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। और भारत क्यों इस देश में ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए और क्यों नहीं बरतनी चाहिए। अब आता है कि जो अल्पसंख्यकों के हमले होते हैं तो उसमें भारत देश हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ शब्द समझ लें कि एक होता है शब्द आंतरिक, ठीक है, आंतरिक मुद्दे का, या आंतरिक मान लो किसी भी देश का एक आंतरिक मुद्दा क्या है, उसमें बाहरी देश को हस्तक्षेप करने की आजादी नहीं है, ना वो कर सकता है। क्योंकि यदि आप लोग बाहरी कोई देश किसी आंतरिक राजनीति में या आंतरिक मुद्दे पर हस्तक्षेप करता है तो वो उसकी संप्रभुता पे अटैक या संप्रभुता का खंडन माना जाता है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले सवाल है संप्रभुता। ये संप्रभुता का सवाल है, वो कोई भी वो बोल सकते हैं बांग्लादेश वाले कि हमारा आंतरिक मुद्दा है और आंतरिक मुद्दे पे किसी भी देश को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो संप्रभुता के कारण भारत देश हस्तक्षेप नहीं, हालांकि संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ऐसे कुछ नियम कानून चार्टर बनाए गए हैं जिसमें सभी देशों का कर्तव्य है, ऐसा जितने देशों ने भी इस कानून पर अपना साइन किए हैं कि वो अपने यहाँ के अल्पसंख्यक समूहों की रक्षा करे। तो यहाँ से साथ में दूसरा कोई भी ऐसे मंच है जिसमें बांग्लादेश और भारत उस मंच का सदस्य है, तो कूटनीतिक तरीके से कूटनीतिक दबाव भारत यहां से बना सकता है। ये दबाव बनाने के बांग्लादेश के ऊपर हमारे भारत देश के तरीके हो सकते हैं, ना कि कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करना संप्रभुता पे हमला माना जाता है किसी देश की। तो आजकल आपने सोशल मीडिया पे देखा है कि बहुत सारी ऐसी जो उग्रवादी वीडियो चलती हैं कि हमें बहुत सारे हिंदूवादी संगठन या और भी संगठन मान लें वहां पे बांग्लादेश की सीमा पे पहुंचे हैं। तो अभी फिलहाल में वर्तमान में जो हमारे एक दूसरे से आपसी संबंधों में तनाव पैदा हुआ है और वो सोशल मीडिया के कारण और मतलब किसी बांग्लादेश के जो मतलब वो जनसंख्या है और जो भारत देश की जनसंख्या है, ये लोगों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर अटैक करना ट्विटर पे ऐसी कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो इससे ज्यादा तनाव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जब किसी देश के साथ किसी दूसरे देश के साथ संबंध आप लोगों को देखना है तो आप लोग धर्म शिक्षक बनते हैं, तो किस तरीके से आप लोगों को दूसरे देश को कंट्रोल करना है वो इस नजरिए से। पहली बात तो आप संयुक्त राष्ट्र के द्वारा
जो भी अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं यहाँ से कंट्रोल करवा सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी मंच से कूटनीतिक आप दबाव के द्वारा इस सरकार को बांग्लादेश की मजबूर कर सकते हैं वो अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करे। सबसे पहले आप लोगों को एक बात एक याद रखना है कि भारत देश जो भी हमारे पड़ोसी देश है उनकी अभिभावक की भूमिका में है, ठीक है। तो अभिभावक की भूमिका में उस हर स्थिति में भारत देश को नजर रखनी पड़ेगी और ऐसी कोई स्थिति ना बिगड़ने पाए कि कोई देश हमारा भारत देश का पड़ोसी जो सुरक्षा के लिहाज से किसी दूसरे देश या भारत देश के शत्रु देश के पाले में चला जाए। तो इसको नजर रखते हुए ऐसा कोई प्रत्यक्ष कदम भारत सरकार नहीं उठा सकती है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भारत सरकार जब इतने हिंदुओं पर हमले हो रहे तो क्यों नहीं कदम उठा पा रही है, डायरेक्ट हस्तक्षेप करना चाहिए 1971 जैसा, तो ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि सारे अपने दोनों देश हम लोग संप्रभु हैं और किसी भी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के, हालांकि इन मंचों के द्वारा हम लोग उस देश पे दबाव बना सकते हैं और उनको मजबूर कर सकते हैं कि वो अपनी अल्पसंख्यकों की रक्षा करें, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करें। तो पहली बात तो ये है। अब देखना है कि भारत किन समस्याओं से जूझेगा यदि वहां पे ऐसी स्थिति बनती है। तो सबसे पहले एक और मैं आप लोगों को बता दूं कि शेख हसीना जी जो उस समय प्रधानमंत्री थी तो उनका एक अमेरिका के ऊपर आरोप लगाया गया था कि कुछ पश्चिमी देशों द्वारा एक ऐसी साजिश रची जा रही है कि पूर्वी भारत का जो हिस्से हैं ये 7 जो राज्य हैं और कुछ बांग्लादेश का हिस्सा, यहाँ एक ईसाई देश स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, गतिविधि चल रही है। तो इसकी वजह से अभी जो बांग्लादेश संकट है पूरे विश्व में या आप जो व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज्यादा यही नजरिया है कि इसमें जो संकट पैदा करने का या उखाड़ने का सरकार जो बांग्लादेश की वर्तमान से उखाड़ी गई उसमें अमेरिका का हाथ है। तो इसमें अमेरिका के ऊपर शेख हसीना जी ने आरोप लगाए थे, उसके बाद यहाँ पे और विरोध बढ़ गया था और विरोध के बाद उन लोगों को मतलब प्रधानमंत्री को अपना पद से इस्तीफा देके और अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। तो यहाँ पे यूएसए का सबसे ज्यादा हाथ माना जा रहा है। तो ये आप लोगों को मुद्दा समझना है। तो इसलिए भारत और अभी इतना कूटनीतिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति से दबाव नहीं बना पा रहा है बांग्लादेश के ऊपर कि वो अपने, हालांकि वहां के पीएम जो हमारे मोहम्मद यूनुस है उनने भारत देश की सरकार से या भारत देश के विदेश मंत्रालय से ऐसा वादा किया है कि अल्पसंख्यकों के हमारे यहाँ की रक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। तो हम लोग उनकी अपनी पूरी ताकत से या पूरी ईमानदारी से रक्षा करेंगे। हालांकि अभी वर्तमान में अभी हाल ही में हमारे विदेश सचिव भी बांग्लादेश का दौरा करके आए हैं। यदि इतना ये सेंसिटिव मुद्दा होता तो वहां बड़ी जोरों तोरों से उठाया जाता इनके द्वारा या हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा या पीएमओ ऑफिस के द्वारा या विदेश मंत्रालय के द्वारा ऐसे कोई ट्वीट या ऐसे कुछ किए जाते। तो इतना संवेदनशील भारत देश मुद्दा मानता नहीं है, लेकिन हालांकि अपनी मानवीय दृष्टि से बहुत संवेदनशील है कि किसी भी देश में अल्पसंख्यक समूहों पर हमला होना ये बड़ा मतलब दुर्भावनापूर्ण कृत्य माना जाता है। तो आप लोगों को भारत देश की कोई भी ऐसा मंत्रालय द्वारा या पीएमओ ऑफिस द्वारा कोई ऐसा हस्तक्षेप करने की कोई नीति या कोई ऐसा ट्वीट जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि विदेश सचिव जो बांग्लादेश गए हैं तो उनने अपना व्यापारिक और राजनीतिक ये सारी वार्तालाप करके और ये बात की है कि अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर, लेकिन जिस तरह के हमारे भारत देश के लोग या बांग्लादेश के लोग सोशल मीडिया पे युद्धवार छिड़े हुए हैं, ऐसा कुछ स्थिति में कोई वार्तालाप हुई नहीं है कि इतनी कोई गर्माहट हो इन मुद्दे पे, जो एक साधारण तरीके से अब भारत को क्या करना चाहिए। ठीक है, आप लोग ये समझ ले गए कि भारत क्यों नहीं कर सकता है हस्तक्षेप, ठीक है, और क्यों वहां अपने भारत हित को देखते हुए और बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में बिना हस्तक्षेप की नीति रचनाए हुए वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे या उनके हित कैसे सुनियोजित कर पाए। तो ये सबसे पहले दूसरा मुद्दा हो गया। अब यदि भारत अपना कड़ा रुख अपनाता है बांग्लादेश की राजनीति में तो भारत को क्या नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा पड़ोसी जो देश है वो पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश ने अभी हाल ही में आप लोग यदि सोशल मीडिया या करंट में अपडेट होते रहते हो तो बांग्लादेश ने अभी व्यापारिक
कुछ ऐसे जहाज आए हैं पाकिस्तान से बांग्लादेश में, जिसमें कुछ छूटें प्रदान की गई हैं पाकिस्तान से। तो अब अभी ये अंदाजा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि करीबियां पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ रही हैं। यदि पाकिस्तान की करीबियां बांग्लादेश से बढ़ती है तो हमारी सीमा चुनौतियों में सबसे बड़ा धक्का यहाँ लग सकता है। और यदि हम लोग ज्यादा नाराज करते हैं बांग्लादेश को, तो वो एक चाइना हमारा जो पारंपरिक शत्रु है हर क्षेत्र में, वो मुंह खोल के बैठा है और किसी भी समय उसके मुंह में टपक सकता है चाइना के। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इन दोनों देशों को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए भारत को संबंध अपने विकसित करने चाहिए। अब वहां पे अंतरिम सरकार गठित हो गई है, ठीक है। तो समय की अनुकूलता को देखते हुए भारत सरकार को वैसे कदम उठाने चाहिए अपने, क्योंकि भारत देश के वहां पे सबसे पहले अब आप लोग जान ले कि क्या हित है बांग्लादेश से। सबसे पहले तो 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है भारत का पड़ोसी के नाते, ठीक है। कोई भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर, जो भी हम लोग अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर आतंकवाद के खिलाफ या कोई भी ऐसा मुद्दा जो मानवीय दृष्टि से ज्यादा संवेदनशील हो या घातक हो मानवों के ऊपर उठाते हैं, तो इसमें बांग्लादेश हमारा सहयोग करता था हर मंच पे। और सबसे ज्यादा सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिरता वाले सबसे ज्यादा जो संबंध विकसित हुए हैं वो शेख हसीना जी की सरकार में हुए हैं। तो अब आप लोगों को शेख हसीना जी का राजनीतिक में प्रवेश 1985 में हुआ था, ठीक है। 1999 में वो 1996 में एक बार 1996 में वो पीएम बन चुकी हैं, और 2009 से वो लगातार चौथी बार, अभी 2024 के चुनाव में उन्होंने जीत विजय हासिल की थी। लेकिन यहाँ बांग्लादेश का मुद्दा ये आप लोग समझ गए कि बैकग्राउंड क्या है, आखिर कहां से बांग्लादेश संकट उत्पन्न हुआ। पहला तो अमेरिकी हस्तक्षेप आप मान सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब बांग्लादेश में एक संगठन है जो भारत सरकार द्वारा बैन किया गया है, वो है सुन्नी मुस्लिम कट्टरपंथी चरमपंथी संगठन मान सकते हैं, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, ठीक है। ये जमात उल मुजाहिदीन संगठन है, इसको बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना जी की सरकार थी उस समय बैन किया गया था। और भारत में अब इसके वहां जो संकट का कारण है, सबसे पहले इसी को माना जा रहा है कि ये सुन्नी मुस्लिमों का एक संगठन है जो चरमपंथी संगठन है। इन लोगों ने जो तात्कालिक कारण था वो लगाया जा रहा है कि जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी थे 1971 के मुक्ति संग्राम के, उन लोगों को वर्तमान नौकरियों में आरक्षण का ज्यादा प्रावधान था, बल्कि वहां की युवाओं की जो मांग थी वर्तमान सरकार से, वो योग्यता के आधार पर नौकरी देने के लिए मांग थी। लेकिन ऐसे कुछ विपक्षियों पर 2024 में विपक्षियों ने चुनाव से बाइकआउट कर लिया था। लेकिन ऐसे कुछ तात्कालिक कारण थे जो वर्तमान सरकार द्वारा जमात उल मुजाहिदीन पे आरोप लगाए गए, ठीक है। तो इससे और हिंसा भर की, और जो स्टूडेंट थे उन लोगों में और आक्रोश आया, और उन लोगों ने एक समय पे जो बांग्लादेश पीएम का आवास था उस पर भी चढ़ाई कर दी और उसको अपने कब्जे में लेना पड़ा, और एक ही दिन में बांग्लादेश छोड़कर बांग्लादेश की पीएम को भारत में राजनीतिक शरण लेनी पड़ी। तो जमात उल मुजाहिदीन ये चरमपंथी संगठन या हम लोग आतंकवादी संगठन मानते हैं, तो इसकी सबसे ज्यादा भूमिका रही है वहां की सरकार को अस्थिर करने में। और दूसरा, जो हमारे छात्र थे, ठीक है, छात्र आंदोलन ये प्रत्यक्ष जरूर था, लेकिन अप्रत्यक्ष बांग्लादेश को अस्थिर करने में कोई दूसरे कारण थे। तो जमात उल मुजाहिदीन, इसको माना जाता है कि पश्चिमी शक्तियों का समर्थन रहता है, और जो अमेरिका के खिलाफ जाके कुछ ऐसे प्रावधान या कुछ ऐसे संबंधों को अपना विकसित कर रही थी शेख हसीना जी, इसलिए इनकी सरकार का वहां पतन हो गया। तो ये आप लोगों को याद रखना है भारत को क्या स्थिति अपनानी है, ठीक है। भारत अपनी सीमा सुरक्षा को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत की सीमा हमारी बांग्लादेश ही से लगती है, तो बांग्लादेश में अब सबसे ज्यादा भारत के सामने चुनौती है सीमा सुरक्षा की।
अब एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि सीमा सुरक्षा में कौन सा बल या कौन सा सशस्त्र बल यहाँ पे लगाया जाता है, तो BSF, ठीक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। मैं आप लोगों को अभी एक क्लास लूंगा जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाली सशस्त्र बल है, कितने हैं, कब वो स्थापना, और कौन स्थापना तो ठीक है नहीं पूछी जाएगी, लेकिन कौन से सशस्त्र बल की आपकी ड्यूटी किस राज्य या किस देश की सीमा पे लगाई जाती है, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को 4096 किलोमीटर सीमा हो गई, BSF यहाँ की निगरानी करती है। अब भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, आपको चुनौतियां संबंधी दृष्टिकोण विकसित करना है। सबसे पहले हमारी सीमा सुरक्षा की चुनौती हो गई पहली। दूसरा, अवैध प्रवासी, ये भारत में बढ़ सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा है तस्करी, ठीक है। चौथा, पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति। ये सारी ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जिसमें भारत को ज्यादा चुनौतियों को सामना करना पड़े। तो इसलिए अब भारत को क्या करना चाहिए बांग्लादेश के संबंधित में, सबसे पहले तो भारत सरकार एक राजनीतिक शरण दी हुई है, तो यहाँ पे और ज्यादा संबंध स्थिति बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रत्यर्पण की एक नीति या जो प्रावधान या सरकार से आग्रह किया गया है भारत सरकार से, तो ये राजनीतिक शरण का एक भारत का पहले भी आप लोग देख चुके हो कि चाइना से जो हमारा 1962 का युद्ध हुआ था, वो केवल इसी कारण हुआ था कि दलाई लामा को हम लोगों ने एक राजनीतिक शरण दी हुई थी, और उस समय वो राशनी आया चीन को, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप उसने समझा और भारत को एक युद्ध से गुजरना पड़ा। तो इस पर बड़ा सतर्कता से एक अपना जो स्टैंड लेना चाहिए भारत को। सीमा सुरक्षा संबंधी अब जो भी हो चुका है, अब अनुकूल परिस्थितियों में अपने संबंधों को ज्यादा विकसित करना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो आप एक शब्द अंतरराष्ट्रीय राजनीति में या पड़ोसी देशों में आप लोग एक ज्यादा दिमाग में रख लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, मूलभूत परिसंपत्तियां। इसके विकास में भारत देश बांग्लादेश में रेलवे, संचार, भवन, ये सारी चीजों का विकास में इन्वेस्ट किया गया है भारत देश की काफी कंपनियों द्वारा। यदि मधुर नहीं होते हैं संबंध तो इन लोगों को घाटा उठाना पड़ेगा। दूसरा, व्यापार घाटा हो सकता है भारत को व्यापार में, यदि बांग्लादेश हम लोगों से सबसे ज्यादा बाहरी देशों का जो हमारे शत्रु देश है उनका संबंध ज्यादा अच्छे हो सकते हैं बांग्लादेश से, तो भारत को और ज्यादा आगे आने में समस्या होगी। इसलिए जिस स्थिति में है बांग्लादेश से संबंधों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, मधुर किया जाना चाहिए। तो आप लोगों को इंटरव्यू की दृष्टि से केवल इन सवालों को याद रखना है कि क्या क्या चुनौतियां आ सकती है और क्या भारत देश को अब स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के मामले में आप लोगों को क्या स्टैंड लेना है, ठीक है। बाकी सीमा सुरक्षा की और ज्यादा मुस्तैदी निगरानी बढ़ाई जाए। अवैध प्रवासियों का मुद्दा वैसे ही पहले से भारत ज्यादा परेशान है, और यदि ये सारी स्थितियां वहां रहती हैं तो और ज्यादा अवैध प्रवास बढ़ सकता है। तस्करी जो भी अवैध हथियारों की या मादक पदार्थों की होती है उससे भारत पूर्वोत्तर में अशांति रहती है, इसमें भी ज्यादा परेशानी होती है। और पूर्वोत्तर राज्यों की जो हमारी आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है, यहाँ पे अभी आप लोगों मैंने मणिपुर आपको पढ़ाया हुआ है, और जो विदेशी देशों जो अपने अन्य देशों का भारत बांग्लादेश से मधुर संबंध होना भारत के शत्रुओं का, तो वो भी भारत देश के लिए चुनौतीपूर्ण है। एक आप लोगों को मैं और बता दूं कि भारत देश के साथ और क्या आपको तीस्ता नदी विवाद है बांग्लादेश से, ठीक है। तो अब इस पे भी हम लोगों को अपना क्लियर स्टैंड करना पड़ेगा तीस्ता नदी जल विवाद पर। एक और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक बांग्लादेश से हमारे, अब आप लोगों को याद क्या रखना है, बांग्लादेश से हमारे युद्धाभ्यास होते हैं। एक संप्रीति जो अभी मेघालय में संपन्न हुआ है बांग्लादेश से युद्धाभ्यास। एक बोंगो सागर है जो तटरक्षक बलों द्वारा या नौसेना द्वारा, बोंगो सागर नौसेना द्वारा हमारे बांग्लादेश द्विपक्षीय युद्धाभ्यास होता है। तो एक संप्रीति याद रखना है, नौसेना और एक बोंगो सागर, ये दोनों आप लोगों को याद रखनी है युद्धाभ्यास, क्योंकि आप सैनिक धर्मगुरु का इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये दोनों आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीस्ता नदी जल विवाद आप लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अवैध प्रवास आप लोगों के लिए, सीमा सुरक्षा, बॉर्डर
कि कौन सी वहां सुरक्षा बॉर्डर हमारा सशस्त्र बल अपनी निगरानी करता है, तस्करी संबंधी आप लोगों को चुनौतियों को ज्यादा, पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति, ये आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए भारत देश को मधुर संबंध बनाना चाहिए बांग्लादेश से, और ज्यादातर सोशल मीडिया में जो एक दो बार छिड़ता है नागरिकों को लेकर, तो इन सारी बातों को नजरअंदाज करके हमारी सरकारों को, दोनों सरकारों को अच्छे संबंध विकसित करने चाहिए, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश किसी भी से यदि दिक्कत में फंसता है तो कुछ ना उसको अप्रत्यक्ष प्रभाव तो अपने पड़ोसी देशों पर पड़ता है। तो भारत देश अभिभावक की भूमिका में है, ठीक है। तो इसलिए इस मुद्दे पर क्या आपको स्टैंड लेना है, आप लोग ज्यादा सोशल मीडिया के बहकावे में आके और उल जुलूल ना बयान अपना उत्तर ना प्रस्तुत कर दें कि जिसमें आप लोगों को नुकसान उठाना पड़े। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को याद क्या करना है, सबसे ज्यादा सीमा, बीएसएफ, तीस्ता नदी जल विवाद, कौन कौन से हमारे बांग्लादेश के साथ युद्ध अभ्यास होते हैं, कैसे किन किन क्षेत्रों में हम लोग बांग्लादेश को सहयोग करते हैं, ठीक है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसी भी पड़ोसी देश में, और जो हम लोग किसी भी परियोजना में भारत देश के द्वारा अपने पड़ोसी देशों को ऋण प्रदान किया जाता है, तो ये सारी चीजें की जाती हैं, लेकिन हम लोगों को ज्यादा हमारे हितकारी है कि उससे पड़ोसी देशों से हमारे मधुर संबंध विकसित हो सके, ठीक है।